So we are going to start with the next method, which is called as the Gauss-Seidel method to solve the following system of linear equations. And the question says you have to go up to only two iterations और तुमको तीन इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैसा है ना, यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पे तुमको एक्स वाई जेड का वैल्यूज निकालना है, तो तुम सीधा इन इक्वेशंस को कैलकुलेटर में फीड करके तुम एक्स वाई जेड का वैल्यूज निकाल सकते हो। और फिर तुम जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर्स आएगा एक्स वाई जेड का, दे शुड बी वेरी क्लोज टू द आंसर दैट हैज बीन गिवन फ्रॉम द कैलकुलेटर। सो जो कैलकुलेटर का आंसर्स है और तुम्हारा जो आंसर्स है वो बहुत नजदीक नजदीक वाला आंसर्स होना चाहिए। सो यू हैव गॉस सिडल मेथड एंड यू हैव गॉस जेकोबी मेथड। दोनों में बहुत एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। जब हम गॉस जेकोबी को भी देखेंगे और गॉस सिडल को भी हम देखने वाले हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है। तो तीन इक्वेशन दिया हुआ है और हमको अब इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो तुम सबसे पहला क्या ऑब्जर्व करो, तीनों इक्वेशंस को मॉडिफाई करना है। ठीक है। मॉडिफाई करके तुमको एक्स वाई और जेड का आंसर निकालना है। एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू फ्रॉम दी थ्री इक्वेशंस विच आर गिवन टू यू। अब क्या करेगा ना, हमेशा एग्जामिनर तुमको कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा। सो यू हैव टू रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिना इस स्टेप को किए हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है। तो स्टेप क्या है, जब मुझे x को जनरेट करना है, जब मुझे x को आइसोलेट करना है, आई वॉन्ट टू मेक x एज द सब्जेक्ट, तो x का जो कोइफिशिएंट है वो तीनों इक्वेशन में जिसके पास भी सबसे बड़ा x का कोइफिशिएंट रहेगा, जिसके पास भी सबसे बड़ा x का कोइफिशिएंट रहेगा, उसी इक्वेशन में से x को इवेलुएट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूं, 15x दिया हुआ है यहाँ पे, फिर आगे सिर्फ x दिया हुआ है और उसके आगे 2x दिया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो 15x है पहले इक्वेशन में, वही सबसे हाईएस्ट कोएफिशिएंट है। तो जो x का इक्वेशन बनेगा वो पहले इक्वेशन में से बनेगा, x का इक्वेशन पहले वाले इक्वेशन में से बनेगा। उसी तरह से अगर मैं y का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में ऑब्जर्व करूं तो 3y दिया है, दूसरे वाले में -2y दिया हुआ है, जनरली साइंस को इग्नोर किया जाता है, और तीसरे वाले में 10y दिया हुआ है। तो इसका मतलब है जो y का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, वो थर्ड इक्वेशन में से बनेगा, सेकंड में से नहीं बनेगा, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है वो सबसे हाईएस्ट है। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से x को जनरेट किया जाएगा और थर्ड इक्वेशन में से y को जनरेट किया जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अब एक ही इक्वेशन मेरे पास बचा हुआ है और उसी इक्वेशन में से z को मुझे इवेलुएट करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जर्व कर लो कि जो तीसरा इक्वेशन बचा है, ठीक है, उसी में जो x का कोएफिशिएंट है, जो z का कोएफिशिएंट है, जो z का कोएफिशिएंट है, देखो 8z दिया हुआ है, बाकी के जगह पे एक में 2z है और एक में सिर्फ z दिया हुआ है। तो जो मेरा z का कोएफिशिएंट बनेगा वो यहां से आएगा, सेकंड इक्वेशन में से आएगा। सो दे माइट चेंज द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशंस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है। सो जो भी इक्वेशन में से x निकालना है, उस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। जिस भी इक्वेशन में से तुम y इवेलुएट करने वाले हो, y को आइसोलेट करने वाले हो, उस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट बाकी के इक्वेशंस में से हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है, कंपेयर टू द अदर टू इक्वेशंस। और जिसमें से भी तुम z निकालने वाले हो, उसमें z का जो कोएफिशिएंट है वो बाकी के दो इक्वेशंस में से z के कोएफिशिएंट से ज्यादा होना चाहिए। तो पहले इक्वेशन में से x निकलेगा। सो आई एम गोइंग टू राइट माय इक्वेशन एज 15x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 85। ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो आई विल सिंपली गेट द इक्वेशन एज 15x इज इक्वल टू 15x इज इक्वल टू 85 माइनस ऑफ 3y प्लस 2z, इजंट इट। तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/15 मल्टीप्लाइड विद 85 माइनस 3y प्लस 2z। तो यहां से x मिल गया। अब y निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन नहीं यूज करेंगे, थर्ड वाला इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि वहीं पे y का जो कोएफिशिएंट है वो सबसे हाईएस्ट है। सो आई वांट टू यूज द थर्ड इक्वेशन, सो आई विल राइट ओवर हियर 2x
plus 10y plus z is equal to 51. That gives me 10y is equal to 51 minus of 2x and minus of z. So y becomes equal to 1 upon 10, 51 माइनस 2x माइनस जेड। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ऑर्डर के हिसाब से नहीं, हाईएस्ट कोएफिशिएंट्स के हिसाब से हमको एक्स वाई और जेड को जनरेट करना है। और ऑब्वियस सी बात है, अब जो तीसरा इक्वेशन मेरे पास बच गया है, एक्स माइनस 2y प्लस 8z इज इक्वल टू 5, तो यहां से मैं जेड का रीअरेंजमेंट करने वाला हूं, जेड को आइसोलेट कर दूंगा। सो आई एम गोइंग टू मेक जेड एज ए सब्जेक्ट, सो 8z बिकम्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स एंड प्लस 2y। तो z का वैल्यू हो जाएगा 1/8 5 माइनस एक्स एंड प्लस 2y। सो दिस इज हाउ यू विल बी जनरेटिंग योर इक्वेशंस। वेरी सिंपल टेक्निक, ठीक है। जिसमें जिस भी इक्वेशन में x को हाईएस्ट कोएफिशिएंट रहेगा वहां से x निकलेगा, जिस भी इक्वेशन में y को हाईएस्ट कोएफिशिएंट रहेगा वहां से y निकलेगा, और जिस भी इक्वेशन में z को हाईएस्ट कोएफिशिएंट रहेगा उसमें से z निकला जाएगा। जनरली प्लस या माइनस को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला, अब गॉस सीडल और गॉस जेकोबी में यही फर्क है। इनिशियल वैल्यू जो मैं लेने वाला हूं, इट इज गोइंग टू बी 0 0 एंड 0। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय इनिशियल वैल्यूज विद 0 0 एंड 0। तो आइट्रेशन 1 में जब हम बढ़ेंगे, आइट्रेशन 1, ठीक है, उसमें x का वैल्यू 0 लिया जाएगा, y का वैल्यू भी 0 लिया जाएगा और z का वैल्यू भी 0 लिया जाएगा। वी कॉल देम एज इनिशियल वैल्यूज, सो वी कैन राइट देम एज x0 y0 एंड z0। सो आइट्रेशन 1 में अब x1 निकलेगा, x1 का वैल्यू हो जाएगा 1/15 ब्रैकेट 85 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ z0, क्योंकि यही वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल, तो मैं इन्हीं का यूज करने वाला हूं। सो दैट गिव्स मी 1/15 85 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y0 का वैल्यू 0 है जो इनिशियल वैल्यू मुझे दिया हुआ है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अगेन 0। सो यू गेट 85/15। सो वेरी क्विकली लेट्स गेट द आंसर ऑफ 85/15। So 85 divided by 15 gives me 5.66667. So 5.6667, 4 decimal places ले लेंगे। Now here lies the difference between Gauss Seidel and Gauss Jacobi. Gauss Jacobi क्या करेगा, जब y1 का वैल्यू निकालने का वक्त आएगा तो वो x का और z का वैल्यू 0 ही लेगा, x और z का वैल्यू 0 लेके ही स्टार्ट करेगा। लेकिन गॉस सीडल में क्या फर्क रहेगा, सिंस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x1 का जो अप्रोक्सीमेशन है वो हमको मिल चुका है, लेट्स नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन, लेट्स इमीडिएटली यूज द वैल्यू ऑफ x1 राइट इन द वेरी फर्स्ट आइट्रेशन इटसेल्फ। मतलब y1 का वैल्यू जो मैं लिखूंगा 1/10 51 माइनस ऑफ 2, एक्स नॉट नहीं लिखेंगे, x1 लिख देंगे, क्योंकि अभी अभी जो ताजा ताजा वैल्यू मिला है उसी को मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं आइट्रेशन 1 में, ठीक है। माइनस ऑफ कोर्स z0 ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास z का कोई नया वैल्यू नहीं है। सो दिस बिकम्स 1/10 51 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1 का वैल्यू कितना मिला है 5.6667। प्लीज मेक यूज ऑफ 4 डेसिमल प्लेसेस इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। माइनस ऑफ z0 का वैल्यू 0 ही है, सो वी बी वेरी केयरफुल नाउ विद द कैलकुलेशंस। स्टूडेंट्स, कैलकुलेशंस में ही मिस्टेक होने का बहुत चांसेस है। So I'm going to write 51 minus 2 times of 5.6667. ठीक है, what is the answer comes? I'm going to divide the answer by 10. So the answer came 3.96666. So I'll write 3.9667. So y1 का वैल्यू भी मिल गया। Now I'm going to get the value of z1. So z1 was 1/8 bracket 5 minus x. तो अब मैं x नॉट यूज नहीं करूंगा, जो फ्रेश वैल्यू मिला है मुझे यहां पे x1 उसी को यूज करूंगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन टू मेक यूज ऑफ द y वैल्यू। जो ताजा वैल्यू मिला है y1 का, जो फ्रेश वैल्यू मिला है उसी को तुरंत यूज कर लेंगे यहां पे। सो प्लस 2y1, दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज इन गॉस जेकोबी एंड गॉस सीडल मेथड। गॉस जेकोबी will wait for the next iteration to use these values obtained in the first iteration, but the Gauss Seidel method does not wait for the next iteration. It immediately uses the values which we have got. x1 मिल गया तुरंत यूज कर लिया, y1 मिल गया तुरंत यूज कर लिया z1 निकालने के लिए।
तो ये हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाइड विथ 5 माइनस ऑफ x1 का वैल्यू कितना है मेरे पास 5.6667 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 का वैल्यू कितना है 3.9667. सो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. लेट्स सी व्हाट द आंसर इज कमिंग. सो आई हैव 5 माइनस 5 times 5.6667 plus 2 times of 3.9667. This entire answer gets divided by 8. My answer is 0.0.9083375. सो 0.90834 लिख देता हूं मैं. ठीक है. सो कभी कभी यू विल हैव टू टेक अ कॉल कि 4 डिजिट लिखूं या 5 डिजिट लिखूं. 0 पॉइंट था तो मैंने 5 डिजिट लिख दिया. ठीक है. सो देखो x1 y1 z1 का वैल्यू मिल गया. तो x1 का वैल्यू कितना मिला मुझे यहां से 5.6667. y1 का वैल्यू कितना मिला है 3.9667. और z1 का वैल्यू मिला है 0.90834. ठीक है. नाउ आई बिगिन विद द सेकंड आइट्रेशन. क्वेश्चन में बोला है कि 2 ही आइट्रेशन निकालना है बट वी कैन मूव ऑन टू दी थर्ड आइट्रेशन ऑल्सो. और अब जब कभी मेंशन नहीं किया कि कहां तक जाना है तो जनरली जनरली वहां तक जाना होता है जहां पे तुमको 2 आइट्रेशन में एक्स वाई जेड के वैल्यू सेम मिल जाते हैं. जैसे ही तुमको एक्स वाई जेड के वैल्यू सेम मिल गए यू विल हैव टू स्टॉप एट दैट आइट्रेशन. ठीक है. यहाँ पे 2 ही आइट्रेशन बोला है तो हम 2 ही आइट्रेशन फाइंड करेंगे. सो आइट्रेशन 2 I would get x2. So it's 1/15 multiply with 85 minus 3y1 plus 2z1. क्योंकि मेरे पास y और z के नए वैल्यूज नहीं है. ठीक है. तो जो आइट्रेशन 1 के वैल्यूज है उसी को यूज करके मैं अभी x2 निकालने वाला हूं. सो दैट शुड गिव मी 1/15 85 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y1 का वैल्यू कितना मिला है 3.9667. एंड देन प्लस 2 टाइम्स ऑफ z1 का वैल्यू कितना मिला है 0.90834 एंड ब्रैकेट क्लोज. ठीक है. सिंप्लीफाई कर देंगे तो x2 का वैल्यू कितना मिलेगा हमको x2 का वैल्यू कितना मिलेगा. सो लेट्स क्विकली सिंप्लीफाई दिस. सो आई हैव 85 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3.9667 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.90834. This gets divided by 15. My answer is coming 4.994438667. तो 4.9944 एक और डिजिट लिख दिया. डज नॉट मेक अ बिग डिफरेंस. दिस इज माई न्यू वैल्यू ऑफ x2 नाउ. ठीक है. सो आई हैड 85 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3.9667 plus 2 times of 0.90834. ठीक है. एंड दिस एंटायर आंसर नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय 15. सो मैंने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया कि मैंने सही वैल्यूज लिया है कि नहीं. तो x2 का वैल्यू 4.99444 मिला है. अब इसी को इसी आइट्रेशन में यूज किया जाएगा. सो जब मुझे y2 लिखना है आई वुड राइट y2 नाउ इट्स गोइंग टू बी 1/10 51 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x2 माइनस z1. ठीक है. सो दैट शुड गिव मी 1/10 ब्रैकेट 51 माइनस 2 टाइम्स ऑफ जो नया नया वैल्यू मिला है इसी आइट्रेशन का उसी को यूज कर लेंगे 4.99444 माइनस z1 का वैल्यू था 0.90834. चलो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि y2 का वैल्यू कितना मिलने वाला है हमको. सो आई एम गोइंग टू गेट माय वैल्यू ऑफ y2 एज. So I have 51 minus 2 times of 4.99444 minus 0.90834. This gets divided by 10. My answer is coming y2 का 4.010278 which I can write 28. ठीक है. 4.01028. And then I'm going to get the value of z2. It is going to be 1/8. नया वैल्यूज मिला है isn't it x का और y का. सो 5 माइनस x2 प्लस 2y2. लेट्स नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन. यहीं पे यूज कर लेंगे. सो आई गेट 1/8 मल्टीप्लाइज विद 5 माइनस ऑफ x2 का वैल्यू है 4.99444
प्लस 2 टाइम्स ऑफ y2 का वैल्यू है 4.01028, क्लोज द ब्रैकेट। सो z2 का वैल्यू मिल जाएगा मुझको, I have 5 minus 4.99444 plus 2 times of 4.01028. This entire answer needs to get divided by 8. I get the answer as 1.003265. So I can write 3265 को मैं 327 लिख सकता हूं। तो ये हो गया मेरा x2 y2 z2 का वैल्यू। आई कैन कीप ऑन प्रोसीडिंग लाइक दिस फॉर द आइटरेशन 3, आइटरेशन 4 एंड सो ऑन until and unless I get the values of x, y and z equal from two iterations। ठीक है, मतलब आइटरेशन 3 में जो आंसर मिलेंगे वो आइटरेशन 2 के आंसर के साथ मैच करने चाहिए, या आइटरेशन 4 में जो आंसर मिलेंगे वो आइटरेशन 3 के आंसर के साथ मैच करने चाहिए। दैट इज वेर यू विल कम टू नो, दैट इज द पॉइंट वेर आई नीड टू स्टॉप। ठीक है, तो अभी जो मुझे आंसर मिला है वो इतना क्लोज नहीं है। ठीक है, इतना क्लोज नहीं है, वो थोड़ा सा ऑफ है, तो मुझे और आइटरेशंस परफॉर्म करना पड़ेगा टू गेट द एक्यूरेट आंसर। बट दिस इज व्हाट द मेथड इज, वी विल नॉट बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन टू यूज द वैल्यूज दैट वी हैव गॉट in the same iteration, we'll be using the fresh values that we have got। So this is how the गॉस सीडल मेथड वर्क्स। गॉस जेकोबी क्या करता है, वो उन्हीं वैल्यूज को यूज करते 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 आगे बढ़ते रहता है। When the question comes, we will be looking into Gauss Jacobi method also। So this is where I'm going to stop। Let's move on to the next question।